चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के इस प्यारे से लेक्चर को। और अपना ये लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 11। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स का। और अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ की सारी बातें हो चुकी हैं और अब बस आपका एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा है और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपको डिस्कस करवाता है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपको बताता है। ये स्पॉन्टेनिटी होती क्या है और ये सब है क्या, एक तरीके से समझते हैं ये है क्या, स्पॉन्टेनिटी होता क्या है। देखिए जो साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने हमें बताया, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद से हो जाए और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद से ना हो। देखिए साइंटिस्टों ने कहा, सबसे पहली बात ये हुई, जैसे पानी को मैंने क्या किया, फेंक दिया। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिक्सिंग करके आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, आपको एक चीज बताई थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में कि आखिरकार प्रोसेस खुद से होते क्यों है। उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये यही बताता है कि आखिरकार प्रोसेस खुद से क्यों हो जाते हैं। चाय ठंडी क्यों हो जाती है, पानी गर्म क्यों हो जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो ये प्रोसेस खुद से क्यों होते हैं, तो ये सब के बारे में आपको सेकंड लॉ क्या करता है, डिफाइन करता है। तो उनमें से एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो प्रोसेस होते हैं, अगर आप उन पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप उन पे वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नली आप उन पे वर्क कर रहे हैं, तो आप उनकी एंट्रोपी को घटा रहे हैं। और आप एक्सटर्नली वर्क नहीं कर रहे तो आप उनकी एंट्रोपी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो उनकी बात सही भी नहीं। भाई अगर मैं बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाऊंगा, बाहर से मैं कोई वर्क नहीं करूंगा, तो उसका एंट्रोपी तो कम ही होगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी। अगर मैं बाहर से वर्क नहीं करूंगा तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही कहानी होगी। इसका मतलब हमें कोई बाहर से वर्क नहीं करना एंट्रोपी नहीं बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं अगर हम चाय को गर्म करते हैं तो वर्क कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। जब मैं वर्क कर रहा हूं, चाय को हीट दे रहा हूं, तो चाय की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। चाय की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब ये भी फेल हो गया, मतलब ये भी सही रीजन नहीं है। इसका सही रीजन है क्या। फिर एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि देखिए पानी जैसे ही फर्श पे जाता है तो वो सारा एवोपरेट हो जाता है। वाटर का जो पानी है जैसे ही सरफेस पे जाता है वो सारा क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सारा एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट होने का मतलब है वो सारा पानी हवा में उड़ जाता है। सारा पानी क्या हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। सारा पानी हवा में क्यों उड़ जाता है, क्योंकि जो हीट ऑफ सिस्टम है, सिस्टम की जो हीट है वो नेगेटिव है, मतलब उसका एंट्रोपी बढ़ गया। एंट्रोपी बढ़ गया तो वो प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। एंट्रोपी बढ़ गया तो वो प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस हो गया तो इसका मतलब कि जो पानी है वो अपने आप एवोपरेट क्यों हो गया, क्योंकि उसका रैंडमनेस बढ़ गया। इसीलिए पानी अपने आप गैसियस स्टेट में पहुंच गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हीट ऑफ सिस्टम नेगेटिव है, अगर सिस्टम में से हीट निकल रही है, सिस्टम में से हीट निकल रही है, तब आप कहेंगे कि जो भी उसका स्पॉन्टेनियस है वो पॉजिटिव है, उसका स्पॉन्टेनियस बढ़ रहा है, उसमें रैंडमनेस बढ़ रही। लेकिन अगर सिस्टम को हीट, एक चीज देखिए, पानी को जब एवोपरेट करते हैं तो पानी अपने आप क्या हो जाता है, उड़ जाता है। रीजन क्यों, क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रही है। मतलब
पॉजिटिव। सिस्टम को हीट मिलेगी तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और सिस्टम को हीट निकलेगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। पानी ऊपर क्यों उड़ रहा है? उसमें से हीट निकल रही है। पानी ऊपर क्यों उड़ रहा है? उसमें हीट निकल रही है। मैं गर्म उबलता हुआ पानी लेके आया तो गर्म उबलता हुआ पानी में तो सारी हीट निकल जाती है। या मैंने पानी को यहाँ पे फर्श पे छोड़ दिया तो सारा पानी क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? स्पॉन्टेनियस के कारण। स्पॉन्टेनियस के कारण हो जाता है। और स्पॉन्टेनियस के कारण हो जाता है क्यों? क्योंकि हीट ऑफ सिस्टम क्या है? नेगेटिव है। तो अगर सिस्टम से हीट निकल रही है इसका मतलब प्रोसेस कैसा? स्पॉन्टेनियस। और सिस्टम को हीट मिल रही है तो प्रोसेस कौन सा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैं वहीं वो अगर मैं आइसक्रीम लेके आता हूं, दे दो दे दो, तो जब ये चाय है, ये जो आइसक्रीम है, तो जब ये आइसक्रीम को लेके आते हैं तो आइसक्रीम अपने आप पिघल जाती है। इसका मतलब सिस्टम को हीट मिल रहा है। बाहर क्या दे रहा है? बाहर का वातावरण ज्यादा है तो बाहर सिस्टम को हीट दे रहा है, मतलब सिस्टम हीट दे रहा है। इसका मतलब इसको हीट मिल रही है। हीट मिल रही है तो प्रोसेस कौन सा? पॉजिटिव। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो इसका मतलब ये आइसक्रीम तो अपने आप पिघलनी नहीं चाहिए। और अगर आइसक्रीम अपने आप नहीं पिघलनी चाहिए तो लेकिन आइसक्रीम तो पिघल जाती है। आइसक्रीम तो पिघल जाती है तो इसका मतलब प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इसका मतलब अगर सिस्टम को हीट मिलेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और सिस्टम से अगर हीट रिलीज होगा तो जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्या है? अब एक तरफ कह रहे हैं कि अगर सिस्टम से हीट निकलेगा तो स्पॉन्टेनियस, और सिस्टम को हीट मिलेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। एक तरफ आप कह रहे हैं सिस्टम को हीट दोगे तो स्पॉन्टेनियस, और सिस्टम से हीट निकलेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब ये कहानी सही होनी चाहिए, और अगर इस कहानी को सही मानते हैं तो फिर ये कहानी गलत होनी चाहिए। लेकिन पानी तो अपने आप एवोपरेट हो भी जाता है, तो अगर पानी एवोपरेट हो रहा है तो ये वाली कहानी सही होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो अपने आप क्या हो रहा है? ये भी तो अपने आप गर्म हो रहा है। इसका मतलब ये वाली कहानी भी सही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल टच साइंटिस्टों के द्वारा ये दिया गया, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। उन्होंने हमें बताया कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, सिर्फ इतना याद रखना है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो जब सिस्टम की एंट्रोपी, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तब जो प्रोसेस होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 है तो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। और अगर सिस्टम की यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव है तो जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो अगर सिस्टम यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव है तो जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इसका मतलब हमें फाइनल बात क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव है तो जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 है तो जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा, और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव है तो जो प्रोसेस होगा वो आपका इरिवर्सिबल होगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? फॉर एन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट कैन नॉट बी डन विदाउट परफॉर्मिंग वर्क। क्या कह रहा है कि जो भी वर्क खुद से होता है वो थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल होता है, और अगर आप फ्लो करवाना चाहते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तब आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हॉट से कोल्ड जाना है तो सिस्टम पे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोल्ड से हॉट जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और हॉट से कोल्ड जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और क्या याद रखना है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर पॉजिटिव
तो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 तो प्रोसेस कैसा? रिवर्सिबल। और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव तो प्रोसेस कैसा? इरिवर्सिबल। तो आखिरकार एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी का मतलब क्या है? तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी रैंडमनेस की डिग्री होती है। वो अणुओं के बीच कितनी उथल पुथल आ रही है, अणु कितने तेज जा रहे हैं, कितने कमजोर हैं, वगैरह वगैरह, मतलब रैंडमनेस आ जाना। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस तो कौन दिखाता है? एंट्रोपी दिखाता है। तो एंट्रोपी का काम क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस ला देना, कि किसका काम है? अपना एंट्रोपी का काम है। बाकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है हमारी? एंट्रोपी में चेंज आने का मतलब है कि उसका स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी में चेंज आने का मतलब है कि वो प्रोसेस अपने आप होगा कि नहीं होगा। मतलब चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सिस्टम। तो रैंडमनेस में चेंज आना, एंट्रोपी में चेंज आना कौन शो करता है? एंट्रोपी में चेंज आना क्या शो करता है? एंट्रोपी में चेंज आना शो करता है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं। तो इसका मतलब अगर हम क्वालिटेटिव अध्ययन करें, क्वालिटेटिव का मतलब है कि मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं एक तरीके से सिर्फ बोल रहा हूं, अनुमान लगा रहे हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं। हम कैसा अध्ययन कर रहे हैं? क्वालिटेटिव अध्ययन कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी से नहीं खेल रहे। तो क्वालिटेटिव में हम क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। हमने पढ़ा है एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है? पाथ फंक्शन। इसका मतलब जो एंट्रोपी होती है वो रास्तों पे डिपेंड नहीं करती, और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर दो रास्ते हैं वहां पहुंचने के, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, तो दोनों सिस्टम में जो एंट्रोपी होगी वो दोनों क्या आएगी? बराबर आएगी। मतलब एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ इरिवर्सिबल सिस्टम। तो ये दोनों के लिए क्या आएगी? सेम आएगी। बिकॉज द रीजन इज एंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, या एंट्रोपी क्या है? एक पाथ फंक्शन है। और ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी को हम जूल पर केल्विन मोल में दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो एंट्रोपी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये एक्सटेंसिव, लेकिन जब हम जूल पर केल्विन मोल में इसको ज्ञात कर देते हैं, तो फिक्स कर देते हैं, तो हम इसको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह क्या लेते हैं? यूज में लेते हैं। देखिए एंट्रोपी क्या मतलब क्या है? तो रैंडमनेस को दिखाता है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की एंट्रोपी की बात करते हैं तो गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, इसका मतलब एंट्रोपी किसकी ज्यादा? गैसियस मॉलिक्यूल्स की ज्यादा। फिर लिक्विड की, और सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम साथ साथ रहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? सॉलिड से लिक्विड जाना मतलब मॉलिक्यूल्स में उथल पुथल बढ़ जाना, डिसऑर्डरनेस आ जाना। लिक्विड में ज्यादा पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, सॉलिड में पास पास रहेंगे। तो इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड के केस में जो एंट्रोपी होती है वो क्या आती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, अगर सॉलिड से लिक्विड है तो। लेकिन अगर गैस से लिक्विड है, गैस में तो वैसी ज्यादा होती है, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े पास पास आ जाते हैं, इसका मतलब आपने रैंडमनेस को कम कर दिया। रैंडमनेस कम हो गया, एंट्रोपी कम हो गई, और अगर एंट्रोपी कम हो गई तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या आ जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव। मान लीजिए अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मान लीजिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो भैया सॉलिड में अगर आग लगा दें तो वो पिघल के द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा, एंट्रोपी घट जाएगी, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो ये हमें याद रख के चलना है, चीजों को समझना है कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है, और अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, सिस्टम की बढ़ गई। तो इसके केस में भी एंट्रोपी क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। तो ऐसे चेक करा जाता है कि एंट्रोपी कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर आपके पास एक रिएक्शन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो उसके केस में आप एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एनजी से कैलकुलेट करके निकालेंगे। डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तब आप क्या कहेंगे, डेल्टा एनजी आए। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आता है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आता है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, नेगेटिव। अगर डेल्टा एनजी 0 के बराबर आता है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से फॉर अ केमिकल रिएक्शन आप कैसे जो है स्पॉन्टिनिटी को चेक करेंगे, आप स्पॉन्टिनिटी को ऐसे चेक करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया हमने, और वो एग्जांपल अभी करते हैं। आपको दिया है N2H2 से NH3, बैलेंस करेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एंट्रोपी चेक करने के लिए डेल्टा एन। सभी गैसियस स्टेट में है, तो मोल ऑफ गैसियस स्टेट 2 प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के, तो क्या आ गया, -2। डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर डेल्टा एनजी माइनस में आता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, नेगेटिव। उसका मतलब इस वाली रिएक्शन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमें याद रखना है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो एंट्रोपी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एंट्रोपी नेगेटिव, डेल्टा एनजी 0 तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर, तो अब समझते हैं डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा। चलिए, अगर डेल्टा एनजी 0 हो जाता है तब आप एंट्रोपी कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री देख के चेक करेंगे। मान लीजिए आपने ये लिया H2 और Cl2 और उससे बनाया है HCl, और ये सब है गैस में। डेल्टा एनजी क्या आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट के मोल, रिएक्टेंट के मोल। डेल्टा एनजी आ गया 0, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी कि 0 हो जाएगी, कैसे चेक करेंगे। एच का जो भी शेप होगा वो ऐसे होगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड ऐसे बनेंगे। क्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो एक छोटा लेके आऊं और एक बड़ा लेके आऊं, तो खुद ही सोच के बताइए, अगर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो मॉलिक्यूल्स कैसा व्यवहार करेगा, कुछ अजीब सा व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम साइज के थे, अब दोनों डिफरेंट साइज के हो गए। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया, अस्थिर हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, अस्थिर हो गया, स्थिर नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ अभी, मतलब ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बन गया है। अगर ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बन गया है मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, और अगर दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना है, अगर डेल्टा एनजी बराबर 0 हो जाए तब हम ये से चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिमेट्रिकल है तो उसके केस में जो एंट्रोपी होगा वो
घट जाएगा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो जो एंट्रोपी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब हम, अगर अकेले गैस आ जाए तो उसका एंट्रोपी चेक करके आप कैसे बताएंगे कि उसकी एंट्रोपी क्या आई है। मान लीजिए एक बार आपको SO3 दिया, एक बार SO2 दिया, तो जिसका एटॉमिसिटी ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कितने एटम है, 3, यहाँ पे कितने एटम है, 4, तो एंट्रोपिसिटी किसकी ज्यादा आएगी, एंट्रोपी इसकी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ SO3 इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ SO2। तो आप ऐसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एटोमिसिटी चेक करके। लेकिन मान लीजिए अगर एटोमिसिटी ही सेम हो जाए, दोनों की एटोमिसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे ये हो गया NO N2, दोनों का एटोमिसिटी कितनी है, 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो अगर एटोमिसिटी सेम हो जाए तो हम कैसे चेक करते हैं, एटॉमिक वेट से। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 28, 14 दूनी 28, और इसका 14 और 16। तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा आ रहा है, NO का, तो इसलिए एंट्रोपी भी किसकी ज्यादा आएगी, NO की एंट्रोपी ज्यादा आएगी। तो अगर एटोमिसिटी सेम हो जाए तो एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा होगा वही उसका एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। मान लीजिए एटोमिसिटी भी सेम हो गई और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो गया, तब आप कैसे चेक करेंगे। ऐसा पॉसिबल होना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, चलिए तो बस आपको ये सारे केसेस याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। एटोमिसिटी ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ी। बस ये सारी चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो भी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि आप कैसे बताएंगे कि कब एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, कब एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है। आइए चलिए जेईई मेंस के कुछ जो एक आध क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड उसको करते हैं। क्वेश्चन, ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस, कार्बन सॉलिड से वाटर से कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, नाइट्रोजन है 10 एटीएम 298 केल्विन, N2 1 एटीएम और 298 केल्विन, और फेरिक सॉलिड 400 केल्विन 300 केल्विन। तो क्वेश्चन कह रहा है कहां पर एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, कहां पर नेगेटिव आएगी, ये पूछा गया है। तो देखिए लिक्विड से गैस में जाना तो एंट्रोपी बढ़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन है तो यहाँ पे डेल्टा एनजी चेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के कितने गैसेस आ रहे हैं, इधर 2, और इधर कितना गैस यूज में है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ गया, 1, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये सिर्फ गैस है तो गैस के लिए चेक करते हैं एटोमिसिटी। तो इसका एटोमिसिटी आ रहा है 2, इसका एटोमिसिटी भी आ रहा है 2, तो अब मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे। नाइट्रोजन का वेट भी 28, इस वाले नाइट्रोजन का वेट भी 28। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो अब अंदर जो दिया है उससे चेक करेंगे। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, क्या अलग है, यहाँ 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, यहाँ 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास आएंगे, कम प्रेशर लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स हम पास पास आएंगे। तो इसका मतलब ज्यादा प्रेशर इसमें लग रहा है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स एकदम पास में होंगे, और यहाँ प्रेशर एकदम कम कर दिया तो इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, पास से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब इसमें चेक करते हैं, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, यहाँ पे टेम्परेचर 400 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ और आपने सीख लिया कि किस तरीके से
आप ये बताएंगे कि कब एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी, कब एंट्रोपी नेगेटिव आएगी। इसके बाद इसके के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको जाके करने हैं और इस टॉपिक को अपना क्या बनाना है, मजबूत बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक में अब हम जो अध्ययन करेंगे वो क्वांटिटेटिव अध्ययन करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे एंट्रोपी का। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब है अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। अभी हम बता रहे थे कि कौन पॉजिटिव है, हम ये नहीं बता रहे थे कितना आएगा, कितना नेगेटिव में आएगा, 10 आएगा कि 15 आएगा, हम ये नहीं बता रहे। हम सिर्फ बता रहे थे कि कौन पॉजिटिव आएगा, किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना कम बढ़ेगा, इन सबको बताने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा किसका, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एंट्रोपी। इसका मतलब एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। और इस टॉपिक के पूरे होते ही ये हमारा चैप्टर लगभग कल की कल समाप्त हो जाएगा और फिर हम कल से स्टार्ट कर देंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो देखिए, हमें एंट्रोपी निकालनी है। क्या निकालनी है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है, तो एंट्रोपी निकाली जाती है हीट डिवाइडेड बाय टाइम्स। एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम्स। आप कितना हीट उससे एक्सचेंज कर रहे हैं और किस टेम्परेचर पर दे रहे हैं, तो उससे आपको क्या निकलता है, एंट्रोपी निकलता है। मान लीजिए आपका प्रोसेस रिवर्सिबल, आपका प्रोसेस रिवर्सिबल, तो डी एंट्रोपी रिवर्सिबल इज इक्वल टू हीट चेंज रिवर्सिबल एंड टेम्परेचर भी कौन सा, रिवर्सिबल वाला। लेकिन ये छोटी सी एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करी और अगर हमें क्या चाहिए, पूरा कैलकुलेट करना, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ds रिवर्सिबल इज इक्वल टू q रिवर्सिबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड t1 से t2। हमें नहीं पता कि क्यू रिवर्सिबल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है या फिर नहीं, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी। तो ds रिवर्सिबल एंट्रोपी क्या होती है, चेन सिस्टम की इंटीग्रेशन ऑफ हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय में टाइम। चलिए समझते हैं प्रोसेस कौन सा है, ये रिवर्सिबल। अब आप ध्यान से देखिए कि एंट्रोपी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब जो एंट्रोपी रिवर्सिबल की आएगी वही एंट्रोपी हमें किसकी भी देखने को मिलेगी, इररिवर्सिबल की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या हमारा पाथ फंक्शन। चलिए अब इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मान लीजिए मैं चाय का कप लेके आया, चाय का कप लेके आया तो चाय के कप से हीट निकलेगी, या मान लीजिए मैं छोटी सी बर्फ लेके आया। अब बर्फ लाने से क्या पूरा कमरा बर्फ बर्फ हो जाएगा, क्या पूरे कमरे में ठंडक महसूस हो जाएगी, नहीं हो। या गर्म कप लाने से या गर्म पानी लाने से क्या पूरा कमरा गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। या मैं एक बाल्टी गर्म पानी समुद्र में डाल दो तो क्या समुद्र का पानी ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, नहीं, वो जैसे था वैसे का वैसा ही हमें अभी भी मिलेगा। तो इसका मतलब हम ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें सराउंडिंग बहुत बड़ा है, सराउंडिंग का स्टेट बहुत बड़ा है। इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम की हीट से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग का कांस्टेंट। क्या सा केस पढ़ रहे हैं हम, temperature of system is change but surrounding temperature is constant। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट। तो मान लीजिए चाय का कप है, इसमें चाय भरी थी, इस चाय कप का टेम्परेचर T1 है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी आपने पढ़ाया सर, पहले हम सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सिस्टम क्या है, ये चाय का कप और सराउंडिंग क्या है,
ये जो भी एरिया इसके लिए बच गया, मतलब जैसे मेरा कमरा। तो फॉर सिस्टम हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टाइम से करेंगे। किसका एंट्रोपी निकाल रहे हैं, सिस्टम का। हीट भी किसका लेंगे जी, सिस्टम का। हमने क्या पढ़ा है, हीट बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी या फिर एम सी वी डेल्टा टी। इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं हम, एम एस डी टी अपॉन में टी। तो डीएस का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, चेंज इन एंट्रोपी बराबर में ये एम एस कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, एल एन टी। यहां से क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला। तो सिस्टम का एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आता है, एम एस एल एन टी टू बाय टी वन। इसे याद कर सकते। या फिर हीट बराबर क्या भी होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एनसीवी एल एन टी टू बाय टी वन। तो किसी भी सिस्टम की अगर आपको हीट निकालनी है, सॉरी चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा, एम एस एल एन टी टू बाई टी वन या एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन। अब अगर हमें सराउंडिंग का क्या निकालना है, सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है। अगर हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है तो क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है जी, कांस्टेंट है। यहां पे क्या रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा। अगर टेम्परेचर बाहर वाला T2 है तो यहां भी क्या रहेगा, T2। इसका मतलब नीचे आएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर। और यहां क्या आता है, जो हीट लेन देन हो रही है, तो लेन देन कौन कर रही है, सिस्टम की हीट। तो यहां क्या आएगा, माइनस में सिस्टम का हीट। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि सराउंडिंग को हीट मिल रहा है इसलिए, तो इसलिए माइनस आया। तो डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ किसका जी, सराउंडिंग का। तो ये सब कहानी होती है एंट्रोपी। तो हमें याद रख के चलनी है कि अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो एम एस एल एन टी टू बाई टी वन या एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन। और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है तो क्या, माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आइए इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और हीट ऑफ सिस्टम क्या है तुम्हारा, ये एम एस डेल्टा टी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी। चलिए दूसरा केस भी पढ़ लेते हैं, फिर एक ही बार में जो है यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा केस भी यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड करनी है एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल एस फाइंड करना है टी का, चाय का मतलब सिस्टम का, और किसका, सराउंडिंग का। क्या दिया है, अगर 5 ग्राम टी एट 77 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टी इज 2.3 जूल पर ग्राम केल्विन। पांच ग्राम टी है, T1 77 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री है। हम लेकिन किस में लेते हैं, केल्विन में। तो कितना बन जाएगा, 350, और ये बन जाएगा 300 केल्विन। और क्या दिया है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, एस की वैल्यू चाय के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमें किसका वैल्यू दिया है, log 7 का वैल्यू दिया है। इसको हमें याद भी कर लेना, 0.84, log 2 का 0.30 एंड log 3 का 0.48। तो सिस्टम ऑफ एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेल एस सिस्टम का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था हमने, एम एस एल एन टी टू बाई टी वन। तो मास कितना है, 5 ग्राम, एंट्रोपी कितनी है, एल एन, टेम्परेचर 2 300, टेम्परेचर 1, भाग करेंगे तो 5 6 30, 5 7 35,
ln के भाग को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। और ln 6 का वैल्यू कितना होता है, 0.78। तो 0.78 में से माइनस करेंगे log 7 का वैल्यू, log है ये ln नहीं है, log है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, याद कर लेंगे। कभी भी ln को हटाते हैं log लगाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया इधर, 0.78 में से 0.84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 6 आएगा माइनस का। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो लगभग आंसर आएगा 5.29 एंड मल्टीप्लाई में 6 पंजे 30। तो यहां से अपना सिस्टम का एंट्रोपी आ गया -15.87 और जूल पर ग्राम केल्विन, जूल पर केल्विन मोल आ गया। तो ये क्या आ गई अपनी सिस्टम की एंट्रोपी आ गई। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो क्या लगाते हैं, माइनस हीट ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। हीट ऑफ सराउंडिंग सिस्टम कैसे निकलेगी, एम एस डेल्टा टी से, माइनस एम 5s और डेल्टा टी T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है 300, T1 का वैल्यू कितना है 350, आया कितना माइनस का 50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 50, 50 छिक्के 300, 6 से भाग करते हैं, 6 त्रिया 18, 6 सत्ते वो, यहां से आंसर आ गया 1.65। कुछ गड़बड़ होगा कैलकुलेशन में तो चेक है, बाकी करना कैसे है जी, फॉर्मूला लगाने खाली, एक तो एम एस एल एन T2 बाई T1 और एक एम एस डेल्टा T बाई T2, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और अगर क्वेश्चन आएगा तो काफी टफ माना जाएगा इस वैरायटी का क्वेश्चन, इसको समझ लिया करना कैसे है। तो फाइनली क्या याद रखना है, डेल्टा एस सिस्टम बराबर एम एस एल एन T2 बाई T1 और सराउंडिंग का बराबर माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टेम्परेचर फॉर सराउंडिंग। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना, लगभग ऐसा ही काम आपको करना है, वो भी ऐसे ही हो जाए। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं गरम लोहे के टुकड़े को एक बाल्टी के पानी में डाल दूं तो क्या होगा, वो जो बाल्टी का पानी है वो गर्म हो जाए। तो इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया, वो लोहे का टुकड़ा, और बाल्टी क्या हो गया, सराउंडिंग। तो क्या इस बार सराउंडिंग के टेम्परेचर में फर्क दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब सेकंड केस पढ़ रहे हैं कि भैया अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी चेंज कर जाए तब आप क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे। हमने क्या पढ़ा, ये मैंने सराउंडिंग का बोला, ये मैंने सिस्टम का बोला, तो क्या आता है फॉर्मूला, जो टेम्परेचर सराउंडिंग का हो जाएगा वही टेम्परेचर सिस्टम का भी हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर हमने क्या मान लिया, फाइनल टेम्परेचर अभी यहां पे मिस करते हैं, छोड़ते हैं। इसका T1 था इनिशियल, और इसका इनिशियल भी क्या था, इसका इनिशियल T2 था। तो अब कैसे निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर, तो देखिए ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो दोनों में जो हीट का लेन देन होगा वो बराबर होगा। और हीट का लेन देन कैसे निकालते हैं, एम एस डेल्टा टी से, बिल्कुल। तो इसका मतलब मास और एंट्रोपी तो कट गया, इसका मतलब डेल्टा टी किसके बराबर आ गया, डेल्टा टी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ भी क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ गया अपना,
T माइनस T1 बराबर T माइनस, अच्छा माइनस में होता है ना, माइनस में आएगा ना ये, तो ये किस में आएगा, हीट का सराउंडिंग किस में आता है, माइनस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, T2 माइनस T, यहाँ क्या आ जाएगा, T2 प्लस T1 और यहाँ T2। तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया। तो ऐसे केस में आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा और हम ऐसे निकालेंगे। अब इस फाइनल टेम्परेचर को यहां पुट कर देंगे, तो इस तरीके से ये किसका हीट आ जाएगा, सिस्टम का और सराउंडिंग। तो हमें जो है यहाँ पे ऐसे जो है अपने इन क्वेश्चनों को पूरा करना है। चलो, अगर यूनिवर्स का बोलते तो क्या करते हैं, सिस्टम का एंट्रोपी प्लस यूनिवर्स का एंट्रोपी इज इक्वल्स टू एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और फिर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फेज बदल देना। कोई सॉलिड में है तो लिक्विड कर दो, कोई लिक्विड है तो गैस कर दो, वही फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, तो वो हीट देनी पड़ेगी, तो मतलब आप एंट्रोपी में कुछ अंदर ला रहे हैं। तो यहां से एंट्रोपी चेंज क्या होता है, वो हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर आता है और डिवाइड बाय टेम्परेचर। अगर जमा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आप एंट्रोपी चेंज ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन याद रखना ये जो हीट होती है ये पर मोल दी जाती है, ये हीट पर मोल होती है। अगर आपको 2 मोल दिया है तो हीट आपको हमेशा पर मोल की ही मिलेगी, तो आपको हीट को 2 से मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर से करना पड़ेगा, तभी आपको चेंज इन एंट्रोपी सही मिलेगी, वरना आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से गलत आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर चीजों को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एवापोरेशन ऑफ 36 ग्राम वाटर एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन y जूल पर मोल। हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है y, वाटर का वेट दिया है 18 ग्राम, सॉरी 36 ग्राम, और डेल्टा एस पूछा है। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, टेम्परेचर डिवाइड में हीट ऑफ एवापोरेशन। लेकिन ये 1 मोल है कि 2 मोल है, 36 ग्राम से मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल कितने आ गए, 2, लेकिन ये होता है 1 मोल के लिए, मोल 2 है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या आ जाएगी और टेम्परेचर ये, तो ये क्या आ जाएगा अपना चेंज इन एंट्रोपी। इस तरीके से आप चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर उसने रूम टेम्परेचर बोला है, हाँ पहली बात आप उसको एवोपरेट कर रहे हो, तो एवोपरेशन कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 373 केल्विन। चलिए तो आपने चीजों को समझ लिया। इस तरीके से आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो या एंट्रोपी निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आइडल गैस के लिए एंट्रोपी निकाल रहे हैं, इसके लिए एंट्रोपी निकाल रहे हैं हम आइडल गैस के लिए एंट्रोपी यहां पर जो है हम निकाल रहे हैं। तो आइडल गैस के लिए एंट्रोपी कैसे निकाली जाएगी आइए समझने का प्रयास करें। यही अपना लास्ट टॉपिक भी होगा। तो डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W, यही होता है। डेल्टा U बराबर क्या होता है हमारा Q प्लस W। इसका मतलब अगर मुझे हीट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और U इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर आती है। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है, एनसीवी डेल्टा टी की, और ये किसके बराबर आता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के। तो ये क्या बन गया एनसीवी डेल्टा टी प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बराबर डी की। मतलब ये हमारा हीट आया अभी अभी हमने सिर्फ हीट निकाला है। अगर मैं दोनों तरफ टेम्परेचर से भाग दे दूं, अगर मैं दोनों तरफ टेम्परेचर से भाग दे दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा ds। अब मुझे यही तो चाहिए, मतलब ds का वैल्यू क्या आ गया एनसीबी डी टी अपॉन डी टी। अब ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर में, ये एक्सटर्नल, तो मुझे सबको एक ही स्टेट में डालना पड़ेगा। तो क्या करें, तो मान लिया कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, मैंने माना है, मैंने कहा नहीं है, माना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तब T एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा T गैस। क्या लिख सकते हैं हम, T गैस dV बाई T लिख सकते हैं।
अब पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी। इसका मतलब पी बराबर क्या हो गया, एन बाय वी आर टी। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन बाय वी आर टी। टी से टी कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, अब मुझे पूरा डेल एच कैलकुलेट करना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में T1 से T2 और यहाँ V1 से V2। ये बन जाएगा चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 बाय T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाय V1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। देखिए r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, छोड़ दो बस इतना बहुत है, चलिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी आ गया। तो आइडल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। आया कैसे जी, ऐसे आया है। तो क्या होता है, एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी वन बाय वी टू बाय वी वन। और ये सिर्फ किसके लिए है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो क्या करते, तब हम ऐसा ही छोड़ देते। तब ये पी एक्सटर्नल और टेम्परेचर में टर्म रिलेट करने के लिए वहीं जाते, कहां जाते, पुरानी वाली इक्वेशन पर। पी एक्सटर्नल डीवी बराबर क्या होता था, एनसीवी डेल्टा टी, और क्या होता था एन आर टी टू अपॉन टी वन करके हमने जो इक्वेशन निकाली थी, इससे उस वाली इक्वेशन से इक्वेट करके यहाँ पर पी एक्सटर्नल की जगह हम कुछ टेम्परेचर वाली टर्म में लिखते। पर रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आंसर नहीं आता, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल के लिए वही कहानी करनी पड़ेगी जो हमने पहले करी। चलिए आखिरकार ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो जनरल केसेस हो गए। अब मान लीजिए अगर आइडल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा प्रोसेस होगा तो क्या होगा, वो सब कहानी हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ आइसोथर्मल के लिए पढ़ते हैं और कल पढ़ेंगे हम बाकी केसेस के लिए, और ये चैप्टर कल हम कर देंगे फिनिश। चलिए तो अब हम आइडल गैसेस का जनरल केस ये हो गया। अब आइडल गैसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो उसमें क्या डेल्टा एस निकलेगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल के लिए। तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इसमें भी दो प्रोसेस होंगे, एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा इरिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल है तो अभी हमने पढ़ा था डायलस सिस्टम क्या आता है, एन सी वी एल एन टू बाय वी वन। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टी टू बाई टी वन भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। जो टेम्परेचर ऊपर होगा वही टेम्परेचर नीचे भी होगा, तो ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और एल एन वन का वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब पूरा टर्म क्या हो गया, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना आ गया, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। और हम क्या जानते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस फॉर सिस्टम इज इक्वल टू एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। यही होता है हमारा सिस्टम के लिए हीट चेंज। तो अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप हीट चेंज कैसे निकालेंगे सिस्टम का, ऐसे निकालेंगे। अब हम पढ़ते हैं इरिवर्सिबल के लिए। सर देखिए सर, इरिवर्सिबल आपने पढ़ाया था कि एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन, तो इसका मतलब डेल्टा एस रिवर्सिबल किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा एस रिवर्सिबल के। तो इरिवर्सिबल का भी एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, एन आर एल एन पी वन बाय पी टू या एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। तो ये आपको दोनों चीज याद रखनी है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, दोनों के ही केसेस में आपको डेल्टा एस यही देखने को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सराउंडिंग का कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी। कैसे करते हैं कैलकुलेट, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग। सर सराउंडिंग का आपने पढ़ा था कि माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी होता है, बिल्कुल सही पढ़ा था। और टेम्परेचर चूंकि चेंज हो रहा है तो नीचे हमने टी लिख दिया। अब सर हीट ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे,
तो हीट ऑफ सिस्टम निकालने के लिए अपन जाएंगे पुराने वाले कंसेप्ट पर, और पुराने वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। प्रोसेस कौन सा सर? प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल, मतलब डेल्टा यू क्या हो गया 0, इसका मतलब क्यू बराबर हो गया माइनस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर हो गया माइनस ब्रैकेट में माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इसका मतलब कटिंग, तो क्यू बराबर क्या हो गया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये डी क्यू है। तो टोटल हीट क्या आ जाएगी यहाँ से क्यू, और पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन क्या आता था, क्या आता था जी, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या आता था एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। तो यहां से हीट चेंज कितनी आ गई, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, कितनी आ गई एन आर टी एल एन भी आएगा एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन। अब इस हीट को क्या कर देंगे सराउंडिंग में लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा और डिवाइड में टेम्परेचर। तो इस तरीके से फाइनली आपका सराउंडिंग का सिस्टम का हीट क्या आ गया, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कितना आ गया NrLn(V2/V1) और साथ में माइनस का साइन। तो आपको ये चीजें यहाँ पे याद रखे चलिए, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट ये डेल्टा एस सिस्टम का रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल NrLn P1/P2 या V1/V2। दूसरा केस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग इज NrLn V2/V1। ये देखो पी एक्स में पी लिख के फिर मैंने ऐसा किया, ये रिवर्सिबल के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई सराउंडिंग यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पूछे तो क्या करेंगे, सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग के एंट्रोपी दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि कैसे एंट्रोपी का, कैसे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, कैसे यूनिवर्स का कैलकुलेट करना है फॉर एन आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो दोनों ही केसेस में आपको फॉर्मूले दे दिए, सिर्फ क्या याद रखने हैं ये फॉर्मूले। डेरिवेशन कोई काम का नहीं आएगा, खाली दिमाग खोलने के लिए डेरिवेशन करवाए गए हैं, सिर्फ क्या याद रखना है फॉर्मूले। यूनिवर्स के लिए दोनों का एंट्रोपी ऐड करते हैं, आइसोथर्मल है सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या आएगा चेंज NrLn P1/P2 या V2/V1, और सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, ये रिवर्सिबल में आएगा माइनस NrLn V2/V1। और अभी क्या पढ़ाया, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, एंट्रोपी तो दोनों की सेम ही आएगी। इसका मतलब सराउंडिंग के लिए भी रिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों में एंट्रोपी क्या आएगी, यही देखने को मिलेगी। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रख लेना है, आइसोथर्मल के लिए NrLn P1/P2 या V2/V1 और सराउंडिंग के लिए माइनस NrLn V2/V1। बस काम खत्म। आज का लेक्चर यही समाप्त होते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है क्योंकि इसमें जनरल टर्म बहुत सारी पड़ी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझने का ट्राई करिए, फिर से दोबारा देखिए रिकॉर्डिंग, फिर से वीडियो दोबारा देखिए, नोट्स पूरे करिए और क्वेश्चन जो जितने भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए वो सारे करिए, और ये कल के कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।